हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माहिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माहिर डायमंड क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम फिर से अपनी सेकंड क्लास लेकर आए हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर की। ओके, फर्स्ट क्लास हमने कंप्लीट कर ली है जिसमें हमने 99 क्वेश्चन किए थे और आज इस क्लास में हम 99 से आगे 195 तक करने वाले हैं। ओके, यानी कि 100 से 195 तक क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। जितने भी राजन सीरीज के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे के सारे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, तो इस क्लास में आज वो सारे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को क्वेश्चन नंबर 100 से। ओके, इसकी पीडीएफ पाने के लिए गाइस हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएं और इसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर लें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो 100 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है। तो संपूर्ण साक्षर अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? सभी को शिक्षा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, डीपीईपी का प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया। अब डीपीईपी की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले आप ये जानें कि डीपीईपी की फुल फॉर्म क्या है। डी फोर होता है डिस्ट्रिक्ट, क्या होता है? डी फोर होता है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। और पी फोर होता है प्रोग्राम प्राइमरी, सॉरी पी फोर प्राइमरी, और ई फोर एजुकेशन। ओके, और पी फोर होता है प्रोग्राम, क्या होता है? प्रोग्राम। ठीक, इसकी हिंदी क्या होती है गाइस? इसकी हिंदी होती है हमारी कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, इसकी हिंदी क्या होती है? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। तो इसके बारे में हमें क्या फाइंड करना था कि डीपीईपी प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया। तो किस पर आधार किया गया? नंबर 1 प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए, और नंबर 2 विद्यालय में बच्चों का ठहराव। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सूची 2005 में शिक्षा के क्या दृष्टिकोण है। तो निर्देशों के स्थान पर अवलोकन, अनुभव प्रयोग आदि विविध गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान सृजन के अवसर उपलब्ध कराने की दक्षता। गुड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाई क्या है। तो इसका आंसर होगा नंबर 1 क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। नंबर 1 दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, नंबर 2 शासन की कमजोर नीति, नंबर 3 राजनीतिक कठिनाई, और नंबर 4 शिक्षकों का अभाव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 104, न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चों को अमुक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखा है कि कोई भी स्टूडेंट का नाम है कि नमन कक्षा 8 का छात्र है और इसके लिए बोर्ड द्वारा एक निश्चित किया गया है कि कम से कम 33% अंक प्राप्त करने वाले छात्र उत्तीर्ण होंगे। ओके, तो उस बालक के द्वारा सत्र में मेहनत करके 8वीं के स्तर को पास करने के लिए 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है। यही न्यूनतम अधिगम स्तर कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या है कि 100 में से उसको कितने लाने हैं? मिनिमम 33 तो लाने ही हर हाल में। ठीक है, तभी वो पास माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है। तो यह योजना 1989 में ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूह की महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, कौन सी? महिला समाख्या कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी के 2 आधार बताइए। अभी हमने ऊपर किया था, फिर से आ गया। ठीक है,
तो क्या क्या आधार थे? तो प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना था और विद्यालयों में छात्रों का ठहराव। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। प्रारंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना यानी कि बीईपी को क्या बोलते हैं? बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत किन जनपदों को रखा गया था? तो यह योजना प्रारंभ में 10 जनपदों में चलाई गई थी, जो हैं इलाहाबाद, इटावा, बांदा, सीतापुर, सहारनपुर, पौड़ी, वाराणसी, गोरखपुर, नैनीताल तथा अलीगढ़ में। गुड इट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी ध्यान से याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के 2 उद्देश्य बताइए। ठीक है, तो क्या क्या है इसके उद्देश्य? नंबर 1, नामांकन में वृद्धि करना, यानी कि अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना जो है उसके 2 हमें उद्देश्य बताने हैं। नंबर 1 हो गया नामांकन में वृद्धि और नंबर 2 बालिकाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करना। गुड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। बोर्ड का घोषणा पत्र 1854 के शिक्षा संबंधी उद्देश्य क्या थे? नंबर 1, क्या क्या उद्देश्य थे? अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार था और महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया था। गुड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। बोर्ड घोषणा पत्र के 2 गुण बताइए। तो क्या क्या गुण थे? आप 2 भी लिख सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी, जितने आपको याद आए उतने लिख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 घोषणा पत्र में क्या है? घोषणा पत्र में सर्वप्रथम क्रमबद्ध स्कूल और व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा तथा जन प्रसार शिक्षा। नंबर 2 घोषणा पत्र में अंग्रेजी शिक्षा को सीधे अंग्रेजी की नौकरी से जोड़ दिया, जिससे शिक्षा से आजीविका कमाने का महत्व तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला। गुड इट। मतलब क्या? अंग्रेजी को ही क्या करा इन्होंने कि सीधे नौकरी से जोड़ दिया। ठीक है, जिससे उन्हें शिक्षा में आजीविका कमाने का महत्व उनका बढ़ा। ठीक है, नंबर 111 क्वेश्चन नंबर, यशपाल समिति के कुल कितने खंड है? तो कितने खंड है? 8 खंड है। व्हाट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। पोषाहार वितरण योजना के 2 उद्देश्य लिखिए। तो गाइज इसमें हम PYQs भी कर रहे हैं और बाकी जितने क्वेश्चन हैं राजन सीरीज के अंदर वो सारे के सारे हम कर रहे हैं। ओके, लगभग हम 3 साल के PYQs इसमें कवर कर लेंगे, 2020, 2022 एंड 2023 के। ठीक है, तो क्या है? पोषाहार वितरण योजना के 2 उद्देश्य। नंबर 1, शिक्षा में सबको समान अवसर की उपलब्धता हो। नंबर 2, दुर्बल एवं वंचित वर्ग के बच्चों को मध्याह्न भोजन देना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 113। क्या क्वेश्चन है देखें। हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए थे? तो नंबर 1 क्या थे? धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न देना। ठीक है, यानी कि धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया जाए। नंबर 2, बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम व निःशुल्क शिक्षा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1600 में। ये तो सबको पता है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट डेट आपको याद रखनी है कब आई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हंटर आयोग के मुख्य सुझाव बताइए। तो मुख्य सुझाव क्या थे? धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया जाए। ठीक है, कि धार्मिक शिक्षा को जो है ना कि अपने हिसाब से जो अपने अपने धर्म की शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए? एक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सबको एक समान रखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। किस वर्ग की शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था? तो उच्च वर्ग की शिक्षा के लिए छनाई वर्ग का सिद्धांत लागू किया था, और ये दिया किन्होंने था? तो लॉर्ड मेकाले ने दिया था। किन्होंने? लॉर्ड मेकाले ने। ओके, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नवीन शिक्षा नीति के 2 दोष बताइए। तो क्या है? नंबर 1, डिजिटल लर्निंग पर फोकस और नंबर 2, पूर्व स्नातक कार्यक्रम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118।
आचार्य राममूर्ति समिति की प्रमुख 2 सिफारिशें बताइए। तो कौन कौन सी? नंबर 1, मातृभाषा को स्थान देना चाहिए, और नंबर 2, स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की किन्हीं 2 कार्यों को बताइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो नंबर 1, प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। नंबर 2, शोध और सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रमों का संचालन होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, तो राष्ट्रीय शिक्षा यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद क्या है? NCTE। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद जो है NCTE की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट की स्थापना किस शिक्षा आयोग की संस्तुति पर हुई थी? तो किस पे हुई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा निर्धारित रणनीति के अंतर्गत अक्टूबर 1987 में प्रत्येक जिले स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं? तो ब्रिज कोर्स क्या है? तो ब्रिज कोर्स यह एक ऐसा कोर्स है जो शिक्षा से वंचित या ड्रॉप आउट वाले छात्रों को अथवा ऐसे बच्चों को जो किसी कारण बस शिक्षा से जुड़े नहीं, उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स कराया जाता है। ठीक है। तो ब्रिज कोर्स है क्या? ब्रिज कोर्स वो कोर्स कहलाता है कि कुछ बच्चे आर्थिक गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा गरीब होने के कारण उनकी शिक्षा ही नहीं हो पाती, तो उन्हीं के लिए क्या किया गया है? एक ब्रिज कोर्स बनाया गया है। गुड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषताएं बताइए। तो यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश करते हैं। किसमें? फर्स्ट क्लास में सीधे प्रवेश करते हैं। स्कूल रेडीनेस का मतलब क्या है कि ये कार्यक्रम जो चला गया है कि इसमें जो होता है कक्षा 1 में सीधे इसमें प्रवेश मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किए जाने का उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। लागू हुई कब थी? 1987-88 में हुई थी। ठीक है। सबसे पहले तो ये याद रखना, एक क्वेश्चन तो ये बना हमारा, पूछ सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू हुई? 1987-88 में। किस लिए लागू हुई थी? तो प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है इसका? देखो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किए जाने का उद्देश्य और क्या था इसका? ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के संचालन का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना। आगे, प्रत्येक विद्यालय में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत निम्नवत न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की गई है। नंबर 1, 2 बड़े पक्के कमरे जिसमें सामने बरामदा हो। नंबर 2, कम से कम 2 अध्यापक की नियुक्ति जिसमें यथासंभव 1 महिला होगी। ओके। नंबर 3, खिलौने, श्यामपट्ट, नक्शे, पुस्तकालय के लिए पुस्तकों तथा शिक्षण अधिगम सामग्री हो। ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षा में जो तो निम्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए इसको लागू किया गया था। ठीक है ना। प्राथमिक के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, देखिए क्या है कि शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। आप समझे सीधा सीधा कि अपव्यय उसे कहते हैं जो बच्चा अपनी प्राथमिक शिक्षा को बीच में ही छोड़ देता है, तो वो बोलते हैं अपव्यय। ठीक है। और अवरोधन किसे कहते हैं? वो बच्चा जो एक ही क्लास को
पास नहीं कर पाता और उसी क्लास में रहता है, यानी कि एक क्लास को 1 साल से ज़्यादा टाइम देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अवरोधन बोलते हैं। सिंपल यही है, ठीक है। देखो यही इसने लिखा है। अपव्यय किसे कहते हैं? प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही छात्र को किसी स्तर पर यानी कि अपनी शिक्षा को छोड़ देना, ठीक है, क्या कहलाता है? अपव्यय। अवरोधन क्या है? अवरोधन का तात्पर्य एक कक्षा में 1 से अधिक वर्ष तक रुकना, ठीक है, नहीं, क्या कहलाता है? अवरोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संचालित करने के क्या उद्देश्य थे? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभी जो ऊपर आया था, देखो सेम क्वेश्चन फिर से रिपीटेड हुआ, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, उसको जरूर आप देखें। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संचालित करने के लिए क्या उद्देश्य थे? तो क्या उद्देश्य थे? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री एवं शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना था, ठीक है, मतलब उनको और अच्छा बनाना था, ठीक है, सुधारना था उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। इसकी नियुक्ति कब हुई? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, ठीक है। और ये किस स्तर की शिक्षा के लिए बना था? तो माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए बना था। और इसकी नियुक्ति कब हुई थी? 23 सितंबर 1952 में हुई थी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, हंटर कमीशन की विशेषता क्या थी? तो हंटर कमीशन कब बना? सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए। तो किस में बना? 1882 में। कब बनाई? 1882 में। और इसके अध्यक्ष भी हंटर ही थे, ठीक है, उन्हीं के नाम पर ही हंटर कमीशन पड़ा। तो इसके बारे में क्या लिखा है कि हंटर कमीशन ने शिक्षा का दायित्व भारतीयों को देने को सुझाव दिया था। उनके इस सुझाव से देश में राष्ट्रीय चेतना पैदा हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के लिए क्या उद्देश्य है? तो बालक बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना, बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास करना। गॉट इट। तो ये क्या थी? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के उद्देश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का प्रारंभ कब से हुआ? ठीक है, तो कब से हुआ? 2004-05 से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट 131, बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बाल श्रम। मतलब जो बालक या बालिकाएं उनसे यानी कि उनके अधिकार को छीनकर उनसे काम लेना ही क्या कहलाता है? बाल श्रम कहलाता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता क्यों हुई? तो क्यों हुई? विद्यालय में बच्चों का ड्रॉप आउट होने के कारण, ठीक है, ड्रॉप आउट जो हो रहे थे उनको रोकने के लिए इसको स्टार्ट किया था। तो मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब से लागू की गई थी? तो 15 अगस्त 1995 से इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, ताकि बच्चे की जो नामांकन संख्या वो बढ़ सके, उसमें वृद्धि हो सके। ओके, और बच्चे पूरे समय तक स्कूल में ठहर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1950 को, ठीक है, बाल अधिकार अधिनियम निर्धारित किया गया था, ठीक है, कब? 10 दिसंबर 1950 को। नेक्स्ट 135, शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई दो विशेषताएं लिखिए। नंबर 1, क्या विशेषताएं शिक्षा अधिकार अधिनियम की? 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए मुफ्त शिक्षा, ठीक है ना, उनको विद्यालय जाना होगा, मुफ्त में उनकी पढ़ाई होगी। नंबर 2 क्या था? बालकों के शारीरिक मानसिक प्रताड़ना जो थी उनको न दी जाए। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? नहीं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया है? तो कौन सा लिखा गया कि एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत भारत का संपूर्ण साहित्य के समान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की जो आज भी प्रचलित है? तो हंटर कमीशन ने, ठीक है ना, कौन सी अनुदान प्रणाली ये चालू की थी? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं दो प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए। तो नंबर 1 केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना और नंबर 2 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है। नेक्स्ट 140, नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नंबर 1 शैक्षिक अवसरों की समानता और नंबर 2 केंद्र सरकार की भागीदारी। आप 2 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, अगर आपको याद आ रही है तो आप 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 विशेषताएं, नहीं तो मिनिमम तो 2 आपको लिखनी है हर हाल में। ठीक है, अगर 2 पूछी है तो, अगर 2 नहीं भी पूछी तब भी हमको मिनिमम 2 तो लिखनी है। ठीक है, ताकि हमारा बिल्कुल नंबर ना कटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई थी? तो छात्रों का शैक्षिक बोझ कम करने और अधिगम का स्तर सुधारने के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी, ये सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NPEGEL कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो क्या उद्देश्य था? शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना। ठीक है, ये किनसे थी? बालिकाओं से थी ये योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई तथा इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो क्या है? नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में लक्ष्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास व बाल श्रम की समस्या दूर करना। ठीक है, ये क्या था? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के मुख्य लक्ष्य थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब हुआ था? 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ था। ठीक है, किसके प्रयास से? जोनाथन डंकन के। और कब हुआ था? 1791 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग यानी कि 1882 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है या हंटर कमीशन के आयोग से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, लॉर्ड कर्जन कब भारत आए थे? तो लॉर्ड कर्जन जनवरी 1889 में भारत के गवर्नर जनरल होकर भारत आए थे। लॉर्ड कर्जन कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल। कब? 1889 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, 147 हो गया, 148, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कब हुई? सन 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई। कब? 1902 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? पारित कब हुआ? देखो, नियुक्ति कब हुई थी इसकी? 1902 में। और पारित कब हुआ था? ये पारित हुआ था 1904 में। लॉर्ड कर्जन की सरकार ने भारतीयों की परवाह न करते हुए भी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञापत्र का पुनर्वर्तन यानी कि पुनरावर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो कंपनी की आज्ञापत्र का 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन इसका किया जाता है। किसके द्वारा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, 20 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहता था? तो मैकाले जो था इसने अपना एक विवरण पत्र लिखा था
इसमें क्या लिखा, हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में भारतीय किंतु रुचियों, नैतिक आदर्शों और बुद्धि में अंग्रेज हो। ठीक है, इसने क्या कहा कि हमें भारत में ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में तो भारतीय हो लेकिन रुचियों, नैतिक और आदर्शों और बुद्धि में अंग्रेज हो। ठीक है, इस बात से यही स्पष्ट होता है कि मैकाले भारत में एक ऐसा वर्ग या बाबू वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो पाश्चात्य सभ्यता का उपासक और ब्रिटिश शासन का भक्त बनकर अंग्रेजी राज्य की जड़ें मजबूत करने में सरकार की मदद कर सके। ठीक है ना, यानी कि सरकार मदद कर सके। ठीक, तो ये उसकी मंशा थी कि भारतीयों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए। ओके, वो शिक्षा किस में थी, अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152, बोर्ड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या किया गया था, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही मिला, अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं। यानी कि इसने इम्पोर्टेंस किस पर दी थी, अंग्रेजी पर ज़्यादा दी थी और उसमें भारतीय भाषाओं को भी इंक्लूड किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठित समिति का उद्देश्य क्या था। तो अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों की स्कूली छात्रों विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपाय के बारे में सलाह देना। यशपाल समिति का क्या है, इसमें उद्देश्य है कि बच्चे के बोझ को कम किया जाए। नेक्स्ट 154 क्वेश्चन नंबर, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के विद्यालयों को कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई। किसको, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी कि प्राइमरी विद्यालयों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई थी। तो निम्न सुविधाएं प्रदान की गई, कौन कौन सी, शिक्षक उपकरण यानी कि पाठ्यक्रम, शिक्षक संदर्भित पाठ्य पुस्तक। ठीक है, अगर आपकी सारी भी याद ना हो तो जितनी भी याद हो 5 या 6 वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 कक्षा शिक्षण सामग्री यानी कि मानचित्र, ग्लोब चार्ट। ठीक है, नंबर 3 खेल सामग्री व खिलौने। नंबर 4 विज्ञान किट। नंबर 5 लघु यंत्र जैसे कि पेंचकस, प्लास। ठीक है, नंबर 6 श्रव्य उपकरण जैसे रेडियो। नंबर 7 पुस्तकालय हेतु पुस्तकें। नंबर 8 विद्यालय घंटी। 9 संगीत उपकरण जैसे कि ढोलक, तबला और हारमोनियम। 10 शिक्षक के पास आकस्मिक खर्च हेतु धन। 11 कक्षा कक्ष। 12 शौचालय और 13 चटाई। 14 कुर्सी शिक्षा के लिए और 15 ब्लैक बोर्ड। ठीक है, आपको जितनी भी इसमें याद आए उतनी लिख सकते हैं, यानी कि आप 15 के 15 लिख रहे हैं। ठीक है, जितनी याद आ जाए उतनी मैक्सिमम लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य बताइए। तो बेसिक शिक्षा परियोजना के निम्न उद्देश्य हैं, कौन कौन से, विद्यालय सुलभ करना। ठीक है, मेन क्या है कि आप इनके हेडिंग याद कर लिया करें। ठीक है, ये चीज़ ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो विद्यालय सुलभ करना, तो इसके बारे में इन्होंने लिखा कि इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय और वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को खोलना शामिल किया गया। मतलब क्या है कि इस परियोजना को 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन थी। नेक्स्ट क्या था, नामांकन, वर्ष 2000 तक 6 से 11 वर्ष वर्ग के सभी बालक बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन करना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, उपलब्धि प्राप्त करना, वर्ष 2000 तक विद्यालय में नामांकित बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताएं विकसित करना। नंबर 4 सतत शिक्षा, लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। कितने पे, 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। तो ये क्या थे, इसके उद्देश्य थे, बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। 156 नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम चरण में डीपीईपी देश के किन राज्यों में लागू की गई। तो ये 7 राज्यों में, यानी कि 7 राज्यों के 42 जनपदों में प्रथम चरण में चयनित की गई थी।
जैसे कि 7 राज्य कौन कौन से? मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु एवं केरल। तो इन 7 राज्यों के 42 डिस्ट्रिक्ट में ये स्टार्ट की गई थी योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि डीपीईपी योजना देश के कितने राज्यों में लागू की गई? तो कितने राज्यों में लागू की गई? 7 राज्यों में लागू की गई। उनके नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का जरूरी नहीं है नाम याद हो, लेकिन आपको स्टेट के नाम याद होने चाहिए। जैसे कि मध्य प्रदेश पहला, फिर असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ठीक है। और कितने डिस्ट्रिक्ट में हुई थी? 42 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157, ड्रॉप आउट के संदर्भ में डीपीईपी का क्या उद्देश्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ड्रॉप आउट की दर को 10% कम करना तथा धारण क्षमता को 90% तक बढ़ाना, तो ये इसका उद्देश्य था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158 देखें। 158 क्या है कि ECCE शब्द संक्षेप का अंग्रेजी में पूरा नाम लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ECCE की अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159, प्रथम चरण में मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश के कितने जनपदों एवं कितने विकास खंडों में लागू की गई थी? तो प्रथम चरण में मध्याह्न भोजन योजना कितने जनपदों में और कितने विकास खंडों में लागू हुई? प्रथम चरण में तो 38 जनपदों में स्टार्ट हुई थी और 248 विकास खंडों में ये शुरू की गई थी। 38 जिले थे और 248 विकास खंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160, NCERT के प्रमुख कार्य बताइए। तो क्या कहते हैं प्रमुख कार्य? अनुसंधान एवं नवाचार, नंबर 2 आदर्श पाठ्यक्रम, नंबर 3 राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, और नंबर 4 ये क्या? नंबर 4 अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा, ठीक है। ये इसके प्रमुख कार्य के थे, किसके? NCERT के। नेक्स्ट 161, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। तो 20 सितंबर 1985 को। नेक्स्ट तो 161 क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि इंदिरा गांधी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 20 सितंबर 1985 में। ओके, गुड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 162 देखिए। 162 क्या है? प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय एवं अवरोधन। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है फिर से, ठीक है। तो अपव्यय का अर्थ होता है कि प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण किए बिना ही बीच में छोड़ देना, ठीक है। और अवरोधन क्या होता है कि बच्चे का एक ही कक्षा में 1 वर्ष से ज़्यादा रुकना ही क्या कहलाता है? अवरोधन कहलाता है, ठीक है। यही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 163 देखिए। 163 क्या है कि AOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई थी? तो AO नहीं है, SOPT है ना, SOPT है ये, SOPT, ठीक है। तो क्या है? SOPT कार्यक्रम का आरंभ 1993 से 94 में किया गया। सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए NCERT को इसका उत्तरदायित्व सौंपा गया है, ठीक है। नेक्स्ट 164 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा योजना जो मूलतः किन किन कार्यों से संबंधित है? संक्षेप में लिखना है। तो इसके अंतर्गत राज्य, जनपद तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरे राज्य के 6 से 14 वर्ष के 100% बच्चों का नामांकन करना तथा विद्यालयी सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंध करना शामिल है। गुड इट। नेक्स्ट 165 पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? तो इस स्तर के शिक्षकों यानी या इस स्तर के
शिशुओं को पढ़ना, लिखना और गिनती ही केवल न सिखाकर उनके सर्वांगीण विकास हेतु खेल, कहानी, गीत तथा अन्य रोचक क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 166। सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? तो कौन कौन सी चलाई जा रही? तो निम्न जैसे कि नंबर 1, सन 2013 यानी कि 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालय शिविरों में सभी बच्चों को प्रवेश कराना। ठीक है, यानी कि 2003 तक। ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। और नंबर 3 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर ले। नेक्स्ट नंबर जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषप्रद गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। नंबर 5 2010 तक विद्यालयों में शिक्षार्थियों की सार्वभौमिक नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। ठीक है। नेक्स्ट 167 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की मॉनिटरिंग क्या प्रावधान है? कि विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग जनपद स्तर पर डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा की जाती है। ओके। नेक्स्ट 168 भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाई क्या है? तो निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा में निम्नलिखित कठिनाइयाँ हैं। नंबर 1 शासन की कमजोर नीति। नंबर 2 राजनीतिक कठिनाइयाँ। नंबर 3 प्राइमरी स्कूलों के प्रबंध तंत्र में एक रूपीय नीति का अभाव। नंबर 4 ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास की विभिन्नता। नंबर 5 शिक्षकों का अभाव। नंबर 6 अपव्यय व अवरोधन। नंबर 7 क्या है? आंकड़ों में विभिन्नता। नंबर 8 भौगोलिक कठिनाइयाँ। नंबर 9 शिक्षण का निम्न स्तर। और नंबर 10 है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। गॉट इट। तो ये सारे के सारे क्या हैं कि भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य क्या है? कठिनाइयाँ हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में संक्षेप में लिखिए। इस कार्यक्रम की रणनीतियाँ निम्न है। नंबर 1 बालिका शिक्षा को विशेष महत्व। ठीक है, यानी कि बालिकाओं की शिक्षा को इन्होंने विशेष महत्व दिया। ठीक है। नंबर 2 विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल। नंबर 3 वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण। नंबर 4 सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर बल। और नंबर 5 अध्यापक दक्षता में वृद्धि था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170 सर्व शिक्षा अभियान की 2 विशेषताएं बताइए। नंबर 1 इस अभियान की सफलता पूर्णतः जनता की अभिप्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। नेक्स्ट नंबर संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्योन्मुखी है, केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है। नंबर 3 देखो 2 विशेषताएं आई, आप 2 लिखेंगे तब भी 1 नंबर मिलेगा। 2 से अगर आप ज़्यादा भी लिखेंगे तब तो आपको श्योर 1 ही नंबर मिलेगा। ठीक, 2 से कम ना हो। ठीक। यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध एवं शैक्षिक संस्थाओं और व्यक्तियों के आपसी सहयोग से परिणामोन्मुखी हो। यानी कि 5 लिखी हैं, इनमें से कोई 2 लिखनी है जो आपको याद आ जाए वो आप लिख दें। नंबर 4 संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की गई है। नंबर 5 इस कार्यक्रम में बाह्य लक्ष्यों को सम्मिलित नहीं करते हैं, बल्कि लक्ष्यों की पूर्ति सर्वे करा के की जाती है। ओके। नेक्स्ट 171 प्राथमिक शिक्षा में सर्वसुलभता से क्या आशय है? तो प्राथमिक शिक्षा में सर्वसुलभता से क्या आशय है? तो देखें, प्राथमिक शिक्षा की सर्वसुलभता की प्रथम सुविधा है विद्यालय का घर के निकट होना। ठीक है।
जिससे बच्चे अकेले ही विद्यालय सुरक्षित रूप से कम समय में पहुंच सके। ठीक है, प्रत्येक छोटे से छोटे गांव में विद्यालय स्थापित होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172। तो 172 क्या है? प्राथमिक शिक्षा में सर्वव्यापी नामांकन से क्या आशय है? तो प्राथमिक शिक्षा में 6 से लेकर 14 वर्ष तक प्रत्येक बालक तथा बालिका को अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाने को ही सर्वव्यापी मूल्यांकन कहा जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173 क्या है? देखें 173 कि छात्रवृत्ति वितरण यानी कि छात्रवृत्ति वितरण योजना क्या है? तो प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति जनजाति छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 6 तक के छात्रों को दे छात्रवृत्ति हेतु पात्रता की कोई आयु सीमा प्रतिबंधित नहीं है। ठीक है, समस्त योजना राज्य वित्त पोषित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174। 174 क्या है? समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। तो समाज के प्रमुख कार्य क्या हैं? ये देखें कि समाज का प्रमुख कार्य बच्चों के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करना तथा उन संस्थानों को चलाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। गॉट इट। क्या था? समाज के प्रमुख कार्य हैं ये। नेक्स्ट 175 मूल्य का अर्थ लिखिए। मूल्य का अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण और सम्मान्य तथा उपयोगी हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176 बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं? तो बाल अपराध के प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि भुखमरी हो गया, गरीबी है, अशिक्षा, उचित वातावरण का न मिलना आदि बाल अपराध के प्रमुख बिंदु हैं। गॉट इट। अगर ये चीज़ प्राप्त नहीं होती बच्चे को तो फिर क्या होता है? वो कम ही उम्र के अंदर एक तो पढ़ाई नहीं करता वो, ठीक है, फिर क्या करता है? कम एज में ही वो काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जिससे उसमें हो सकता है कि वो उसमें बुराइयां उत्पन्न हो जाएं। तो बाल अपराध एक बड़ा क्राइम माना जाता है जिसको रोकने के लिए क्या किया? बहुत प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें सफलता भी हासिल हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177 बनारस संस्कृत कॉलेज कब तथा किसके द्वारा खोला गया था? तो बनारस संस्कृत कॉलेज देखो रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों द्वारा खोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178 मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया था? तो कब किया था मैकाले ने अपना विवरण पत्र? 2 फरवरी 1935 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट 179 वुड का घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की थी? तो वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, तो आप देख लेना। 180 शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य के कल्याण के लिए यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है किनकी है? प्लेटो की है। ठीक है, नेक्स्ट 181 प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्राथमिक शिक्षा 6 से 12 वर्ष तक के लिए स्टार्ट हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182 संविधान के अनुच्छेद 21A के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में क्या निहित है? तो 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार इसको बनाया। ठीक है, नेक्स्ट 183 कलकत्ता मदरसे की स्थापना कब और किसने की? तो कलकत्ता मदरसे की स्थापना 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग द्वारा की गई थी। क्या है? हेस्टिंग। ठीक है, कलकत्ता मदरसे की स्थापना कब हुई? 1781 में हुई। किसने करी थी? कि भारत का जो गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग उसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184
184 क्या है? मिशन स्कूलों की 4 विशेषताएं लिखना है। नंबर 1, मिशन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। नंबर 2, मिशन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। और नंबर 3, मिशन स्कूलों में विद्यालय का समय निश्चित होता था। और नंबर 4, मिशन स्कूलों में रविवार को विद्यालय में अवकाश रहता था, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी ध्यान से देखें। SOPT का पूरा नाम क्या है? तो क्या है? स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। क्या है SOPT की फुल फॉर्म? स्पेशल, S फॉर स्पेशल, O फॉर ओरिएंटेशन, P फॉर प्राइमरी और T फॉर टीचर, ठीक है। स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर। P मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, P मोस्ट क्या है या अथवा P मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो P मोस्ट सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को उन्नतशील बनाना है, ठीक है। यानी कि P मोस्ट कार्यक्रम क्या है कि इसको प्राथमिक शिक्षा को हम उन्नत बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को दी जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। नंबर 1, अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। नंबर 2, लघु औजार किट। नंबर 3, गणित किट। और नंबर 4, ब्लैक बोर्ड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 188, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो खतरनाक और जोखिम वाले धंधों तथा प्रक्रियाओं से बाल श्रमिकों को बाहर निकालना और उनका पुनर्वास करना। व्हाट इट। नेक्स्ट 189, लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियों में शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 बताइए। तो लॉर्ड कर्जन ने 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन शिक्षा सुधार कार्यों को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए किया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में 10+2+3 शिक्षा संरचना के बारे में कहा गया था कि 10+2+3 का पैटर्न होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191, शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक किसकी रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई? तो यशपाल समिति की रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई थी शिक्षा बिना बोझ के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि DPEP किस बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया? तो विश्व बैंक की सहायता से DPEP कार्यक्रम संचालित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193, NCFTE 2009 क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म आप लिखेंगे कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009। गुड इट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी ध्यान से देखें। नेक्स्ट 194, NPRC प्रमुख को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? NPRC का जो प्रमुख होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं संकुल प्रभारी। गुड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान। गुड इट। और आ जाए ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? तो प्रधानाध्यापक होता है। ओके गाइस, तो गाइस ये हमारे 195 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये पेपर सेकंड हमने पेपर अच्छे से कंप्लीट किया और इसके सभी महत्वपूर्ण वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए और PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त होके पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।